नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, पिछली वीडियो में जो मैंने बोला था उससे संबंध में भी कुछ मैं उसे कंटिन्यू करूँगा और कई महत्व पर संदेश देने का प्रयास करूँगा। अमीर और गरीब को एक झकझोरने वाला मैसेज देने का प्रयास करूँगा। तो मैं कुछ उसमें नाम जोड़ता हूँ जो युग पुरुष हैं और युग से युगांतर तक उनको याद किया जाएगा। वो अमीर भी हैं, अभावग्रस्त भी हैं और परिस्थितियों के मारे लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन को राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित रखा और वो युग पुरुष कहलाए। जैसे चाणक्य जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, अमीरों में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अन्य बहुत हैं। आप इतिहास भरा पड़ा है, उस तरफ अपने आप को मोड़ने का प्रयास करना। और आज के जो परिप्रेक्ष्य इस समय मीडिया में छाया हुआ है, माया नगरी फिल्मी दुनिया, उसका भी एकदम बहुत अच्छा दर्शन है। हमें इसे सीखना चाहिए। इसमें एक अभिनेत्री कंगना रनौत, मैं अक्सर बोलता हूँ कि उसने बचपन में अति महत्वाकांक्षा या अग्रणी चमक दमक के लोगों के से प्रभावित होकर के उधर से आकर्षित हुई, परिवार का विद्रोह करके वहाँ गई और उसने जैसे भी अनुभव उसको हुए उसको उसके साथ जीते हुए अपने आप को सफल किया। और जब मौका मिला तो उसने वहाँ की गंदगी को उजागर किया और कर रही है, बेबाकी से कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा करने के लिए कुछ समय के लिए समझौता भी करना पड़ रहा है या गलत लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है या गलत लोगों के द्वारा आय प्राप्त हो रही है, तो आप उस समय अपने आप व्यक्तित्व को अंदर अंदर मजबूत करिए। उसी का ये प्रभाव है। ऐसे ही चाणक्य जी के बारे में भी बताऊं कि वो भी एक गरीब ब्राह्मण के बच्चे थे। उनके फादर का नाम चनी बताया जाता है। नंद राजा नंद मगध के राज्य में वो रहते थे। नंद की वो ब्राह्मण वृत्ति पर पलते थे। उन्हीं के मित्र सक्टार महामंत्री थे, मित्रवत थे। उन्हीं की मेहरबानी से उनको ब्राह्मण वृत्ति मिलती थी। कर्मकांडी पंडित थे, गरीब ब्राह्मण थे। उनके पुत्र हुआ जो जन्म से ही बताया जाता है 2 दांत थे। तो वो मतलब एक अच्छा, लोग तो अब शकुन बताते हैं, लेकिन कुछ भविष्य वक्ताओं ने उनको कहा कि आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उन्हें लगा कि नंद के राज्य में मेरे बच्चे की प्रतिभा अगर पता चल जाए तो शायद मैं भी संकट में आ जाऊँ, मेरा बेटा भी संकट में आए। तो उनके 2 दांत तोड़ दिए थे। फिर दोबारा वे विद्वान जो आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे के दांत टूटे हुए हैं, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तो क्या इसका भविष्य बदल जाएगा? अरे हमने तो ये बताया था कि राज्य निर्माता, भविष्य वक्ता, युगांतर का पुरुष बनेगा। तो वो उसको फिर उनको थोड़ा झकझोर हुई, अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने बेटे को उन्हें पालन पोषण के लिए फिर उनको आर्थिक संकट की दिक्कत आई और वो अपने मित्र सक्टार के पास गए कि भाई मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा देनी है, तो उसके लिए आप नंद से बात करिए। उन्हें क्या करना है कि उसको गुरुकुल में पढ़ाना है। तो वो उस समय तक्षशिला में उनकी शिक्षा के लिए वो फिर भी अपना मन मार करके मैं और उसे ऐसे नंद राजा के पास, जो मगध में अत्याचार, प्रजा दुखी थी, त्राम थी, वो विलासिता में तृप्त था। तो वो सक्टार ने उनको दरबार में भेजा। उन्होंने कहा, ये तो वही ब्राह्मण है जो मेरी ब्राह्मण वृत्ति पे पलता है। तुम्हें पता है कि राज्य में इस समय परेशानी है, राजकोष घट रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा काम करने के लिए, खैर उन्होंने कन्विंस करके और उसको छात्रवृत्ति दे करके चाणक्य को पढ़ाया। और फिर सक्टार और उनके जो वो थे सेनापति गुप्त करके, उन्होंने जो अब नंद की जो गलत आते अत्याचार और राज्य में त्राहिम थी, भूखमरी थी और विलासिता, उनका विरोध किया। तो उनको भी उन्होंने संकट में ला दिया, कैद कर लिया था, सेनापति को भी, महामंत्री को भी। तो जब ये अपने चाणक्य जी पढ़ करके आए और वहाँ आचार्य बन गए, अपने घर पर पहुँचे तो देखा वहाँ सब वीरान है। तो कहता तो ये है कि उन्होंने देखा कि उनके फादर को भी अत्याचार और या करके सक्टार को भी वहाँ से, वो जिस आबादी में रहते थे, छत विछत हो गए। लेकिन वो फिर अपने परिवार की और राज्य की त्राहिम देख करके उन्होंने देखा कि मुझे मगध के राजा नंद से सीधा संवाद करना चाहिए। और वो गए। ब्राह्मण जो कुछ चापलूस ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, फला दिन इतवार को या किसको वो मन चाहा दान देता है और हम बड़े खुश हैं।
तो क्योंकि सच को सच कहना बहुत कम बिरले होते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो खुशी और मौज ले रहे हैं, आप इस राज्य के बाहर जाइए, जनता भूखमरी है, गांव में तरह तरह में अकाल है, परेशान है, आप कैसे कह रहे हैं। और ये कह रहे तुम्हें भिक्षा लेनी हो, तुम्हें दान लेना नहीं लेना ये आप जाने, लेकिन आप क्यों। तो वो ब्राह्मण उनसे रुष्ट हो गए, वो फिर भी दरबार में गए और वहाँ उन्होंने इनकी वास्तविकता को बताया। अपमान, उन्होंने राज्य के विकास के लिए प्लान बनाई है, बताया तो उनका अपमान हुआ गया और वहाँ से निकाल दिए गए। जो उनकी चोटी पकड़ के बाहर निकाला था उस समय के लोगों ने, रंग ने निकल आया था अपमान, तो उसका उन्होंने चोटी खुली रखी और संकल्प लिया और वो एक इतिहास और युग पुरुष बने। मेरा कहने का तात्पर्य ये उनके लिए मैसेज है जो कहते हैं, अभी जया बच्चन जी हैं, बुजुर्ग हैं, महानायक की पत्नी हैं, सफल अभिनेत्री हैं, कि जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। मैं इसको इसलिए ऐसे कोरिलेट कर रहा हूँ कि अगर ऐसे पुरुष जो प्रतिभाशाली हों, राष्ट्र समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और ऐसे अत्याचारी के द्वारा अगर उनका व्यक्तित्व निखरने के लिए कुछ समय गुजारना पड़े तो गुजारी उस चाणक्य की तरह, उसके फादर की तरह, कि उन्होंने अपने आप को समर्पित करके अपने बच्चे को शिक्षा के लिए ऐसे नंद से पैसा लिया, लेकिन थाली में छेद नहीं किया। उन्होंने आकर के उसको चुनौती दी और उसका राज्य उखाड़ दिया अत्याचारी का। तो ये थाली में छेद नहीं था, राष्ट्र के लिए, उस जनता के लिए उन्होंने उसका विद्रोह किया। तो ये ऐसे कंगना रनौत को ये कहना जिस थाली में खाया उसमें छेद करा नहीं, उसने जिस थाली में उसे सम्मान मिला है, जिस प्लेटफॉर्म पर सम्मान मिला है और जो साथ साथ अत्याचार मिले हैं, अपमान मिला है, शोषण मिला है, उसको आम जनता के सामने उजागर किया है कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनको जान लें। तो ये छेद नहीं होता तो बुजुर्ग हो गए हैं, समझ में नहीं आ रही, या सफल। इसलिए मैं कहता हूँ सफल व्यक्ति अगर व्यक्तिगत विकास के लिए है तो वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने लिए भी अच्छा नहीं, युग पुरुष तो कहलाएगा ही नहीं। तो युग पुरुष बनने की भूख रखिए। तो ये तो मैंने दिया है, थाली में छेद करने का जवाब भी है, और अभाव में अगर आपको किसी के सामने झुकना पड़े, लेकिन अपना नैतिक पतन मत करिए, उद्देश्य ऊंचा रखिए, राष्ट्रवाद का रखिए, समाजवाद का रखिए, मनुष्यता का रखिए, न्यायप्रिय रखिए, परोपकारी रहिए। तो ये तात्पर्य मेरा कहना था। ऐसे ही भगत सिंह जी का भी मैं इसमें कोलेट करूँ। मेरे युवा शक्तियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अभाव में हों या साधन संपन्न हो, आप मनुष्यता का बोध रखिए, परोपकारी बनिए, दयावान बनिए, निष्पक्ष बनिए, न्यायप्रिय बनिए। मैं उनके लिए धिक्कारने की बात करता हूँ जो साधन संपन्न है, चाहे चमचागिरी के से हैं, जन्मजात से हैं, कि चाहे उच्च पद में उच्च शिक्षित हों, उच्च पद से हों, धनपति हों, तुमने समाज को दिया क्या, राष्ट्र को दिया क्या? क्या तुम्हारी संतानें युग निर्माण में सहयोग करने में है? नहीं है। धिक्कार है तुमको। और मेरी युवा पीढ़ी कंगना रनौत से या ऐसे जो पिछले अभाव के लोग हैं, जैसे चाणक्य जैसे, युग युगांतर तक उनके इतिहास रचा गया है और पढ़ेंगे, सब गर्व करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अभाव में रहा है, नहीं। मेरे युवा देश के लोगों, युवतियाँ, युवाओं, सोचो, झकझोरो अपने आप को कि ये शिक्षा, ये साधन अगर आप अपने व्यक्तिगत भोल विलासिता के लिए ही करना चाहते हैं तो आप पशु से भी गए गुजरे हैं। युग के लिए बनिए, निंदनीय मत बनिए, वंदनीय बनने की भूख रखिए। अगर ऐसे कार्य करोगे, साधन संपन्न के बाद भी आम जनता में, राष्ट्र में निंदनीय कहलाओगे। और मैं अब इसके साथ जोड़ देता हूँ, जो राजनीतिक में लोग हैं उन्होंने भी इतनी मेहनत करी। ऐसे कहते हैं कि जीवन में हर समय सजग रहिए। साधन संपन्न होने के बाद भी, राजनीति में क्षितिज पे जाने के बाद भी, हमारे एक देश के प्रधानमंत्री जो पड़ोसी हमारे ही भाई बंधुओं से अलग देश बनना और वहाँ से अपमानित होकर बहु बेटियों को सारी संपत्ति अपनी छोड़ छड़ के वहाँ के लोग आए, और वो जो प्रदेश के प्रधानमंत्री यहाँ के समाज ने उन्हें बनाया, और जब वो अपने उस जगह पर गए तो उन्होंने वहाँ का मुँह दिखाया। और यहाँ तक हुआ कि हमारी रो जो त्राहिम रखती थी पाकिस्तान में, उसको वहाँ न्यूट्रल कर दिया, वहाँ लोग जाने जीरो कर दिए और आतंकवाद चरम पर आ गया। उसके बाद उन प्रधानमंत्री की मेहरबानी से रोक हमारी निष्क्रिय हो गई। वो ऐशो आराम में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब जो विलासिता के देश हैं उनमें अपनी नियुक्तियाँ कराने लगी। जहाँ सेंसिटिव अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, वहाँ नियुक्ति नहीं होती थी, और उसकी प्रभाव अभी भी चल रहा है। और अब की सरकार शायद इसमें सजगता से काम ले रही है। एक दूसरे जिन्होंने इस देश में राष्ट्रवाद कहिए, राम मंदिर का मुद्दा उठा करके क्षितिज पे पहुँचे, वो भी लास्ट में फिसल गए। अपने उस जगह पर जा कर के सिंधी प्रेम, पंजाबी प्रेम दिखा करके एक ऐसे देश को तोड़ने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष बता दिया। आज लास्ट की अवस्था में देश का सिरमौर होना चाहिए था, एक उपेक्षित जीवन जिया जा रहा है, मेहरबानी का जीवन जिया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हर पल सजग रहिए, राष्ट्रीयता का बोध हमेशा रखिए। केवल अपनी तात्कालिक लाभ के लिए आप अगर सोचेंगे तो देर सवेर आप अपमानित होंगे। तो ये मैं देश के युवाओं,
उन लोगों के लिए, साधन संपन्न लोगों के लिए। भाई आप अपनी नस्लों को क्या राष्ट्रवाद के लिए सजग कर रहे हैं या केवल धन जोड़ करके दूसरों को शोषण करने के लिए पाल रहे हो? नहीं। तो मेरा ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ लें। दूसरा, भगत सिंह जी को मैं बोलता हूँ, उनके लिए कहते हैं कि राष्ट्रवादी लोग क्या होते हैं। उन्होंने जब दुखी होकर के ये कहा था कि जो सीने में जो जख्म है ये फूलों के गुच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, मैं वो आज़ाद हूँ कि जेल में भी रह करके मैं आज़ाद हूँ। पूरा शब्द में रूटीन बिगड़ गया है, लेकिन भाव मैं बता देता हूँ कि उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने उन लोगों के लिए बताया कि जो हमें अभाव है, राष्ट्रवाद है, उसकी वजह से जो हम कष्ट झेल रहे हैं, जेल झेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वे मेरे लिए फूलों के गुच्छे हैं, मेरे लिए वो सब कुछ है। और हम इस अभाव में भी, इस भूख में भी हम इन्हें फूल के गुच्छे की समान मान करके और जेल के एक काल कोठरी में अंग्रेजों के अत्याचार के बाद भी हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। तुम लोग साधन संपन्न के लोगों, उनके लिए मैसेज था उनका कि तुम अच्छे आदमियों का साथ नहीं दे रहे हो, तुम गद्दार कहलाओगे। और ऐसे लोग जिन्होंने उनकी उसमें गवाही दी थी वो हैं एक पुरुष, एक जिन्होंने सजा की थी वो भी एक हैं। वे साधन संपन्न तो हैं, समाज में सम्मान नहीं, जिसे मैं आत्मिक सम्मान की बात करता हूँ, वो सम्मान उनके अंदर नहीं है। यहाँ तक भी कहा जाता है, लोगों ने जब आहा दी कि एक इस समय उद्योगपति हैं सफल, लेकिन उनको जब लोगों ने आहा दी, बद्दुआ दी कि वो अपना वंश नहीं चला पा रहे, किसी न किसी को गोद लेते हैं वो, और जो गोद लिया जाता है वो भी अपना आगे वंश नहीं बढ़ाता, वो भी किसी को अडॉप्ट करता है। एक खूब साधन संपन्न हुए जिन्होंने गवाही दी थी, बहुत प्रयास किया राजनीति में आने के लिए भी, समाज से भी बड़ा बनने के लिए, नहीं बन पाए, समाज ने सम्मान नहीं दिया। तो मेरे देश के लोगों, मेरे सफल लोगों, सभी तरह के एकेडमिक भी, पदेन भी, राजनीति में भी, उद्योगपतियों में भी, तो आप अपनी संतान कैसी बना रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? साधन संपन्न होने के बाद भी आप उन्हें पशुवत जीवन जीने के लिए, विलासिता का जीवन जीने के लिए ही पाल पोस रहे हो क्या? सोचना। और मेरे जो गरीब के लोग हैं, वे चाणक्य जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे, चंद्रशेखर जी ने भी यही कहा था जब गरीबी में थे कि लोग, उनकी माँ गांव में भूखी मरी, माँ बाप तो कहने लगे कैसा है देश की आज़ादी में हुजरा बच्चे माँ बाप भूखे मरे। और किसी ने कहा कि तुम पे तो राजकोष के जो तुम धन लूटते हो आज़ादी के लिए गौरव का, उससे कुछ पैसा घर भिजवा दी, लोग ताना दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो मैं गांव वालों से कहता हूं कि तुम अगर मेरे माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते तो एक दिन मैं आऊँगा, मैं उनकी भूख शांत कर दूंगा 2 गोली मार करके। धिक्कार तुम्हें होगा कि तुम एक देश के लिए लड़ने वाले बच्चे के माँ बाप को अगर भूखा मार रहे हो तो अपमानित आप भी होंगे। तो ऐसे लोगों से सीखे इन्होंने युग पुरुष बने हैं। युगांतर का नाम रहेगा, चाणक्य जी का भी रहेगा, मांझी जी हैं, बहुत हैं। सोचो, इनसे आकर्षित में अभी देख लो ना गंदगी फिल्मी दुनिया की, और जो महानायक हों या ऐसे लोग हैं उनका सम्मान देख लीजिए। अब राज्यसभा जहाँ मंदिर बताते हैं वहाँ ऐसे विचार निकलते हैं। लोकसभा, ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जब इन पे इनकी गलत बातों के लिए चुनौती देने वाला कोई पैदा हो जाता है, संसद पे भी कोई उंगली उठा देता है तो मंदिर बताते हैं। फिल्मी दुनिया को भी ऐसे कहते हैं कि वो ये है वो है। अरे भैया, दोहरा चरित्र नजर आता है, वहाँ कुछ यहाँ कुछ। और एक बात बता दूँ, पहले भी मैं लिखता था कि जो लोग, जैसे थाली में छेद ये भी है, जिस भाषा के अभिनय करके, जिस पटकथा का अभिनय करके आप पैसा कमा रहे हैं, यश कमा रहे हैं, उस भाषा को बोलते हैं सार्वजनिक जगह पर तौहीन होती है। तो थाली में छेद ये भी है। तो आप समझ लें कि जहाँ जिस वजह से आप जिंदा हैं, जिसके कारण आप सम्मान पा रहे हैं, उस भाषा बोलते तौहीन होती है, तो आपका दोहरा चरित्र प्रकट होता है। ऐसे लोगों से मेरे ये देश के युवा युवती प्रभावित मत होइए, अपना खुद का इतिहास बनाइए, चाहे जितना भी बने, छोटे क्षेत्र में बने, मर्यादित होकर के बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।